स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोल्डन खबर के साथ। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स का 8वां दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ है। 1 घंटे के अंदर ही भारत ने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए थे। भारतीय पहलवानों ने कुल 6 गोल्ड मेडल जीते और इसके साथ ही आपको बता दें कुल 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहा। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया को गोल्ड मिले हैं और अंशु मलिक ने सिल्वर अपने नाम किया 57 किलो वर्ग के गेम्स में। इसके साथ ही पहलवान मोहित ग्रेवाल, दिव्या काकरान को ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ओवरऑल अगर बात की जाए तो भारत को अब तक 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और इसके साथ 9 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं। तो 1 घंटे में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते। कल का दिन 8वां दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ है। दीपक पुनिया, साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए, यानी कि कल का दिन ना सिर्फ गोल्डन डे बल्कि पहलवानों के भी नाम रहा। 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं कल भारतीय खिलाड़ियों ने। अब तक की अगर बात की जाए तो 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके हैं भारतीय खिलाड़ी और आज भी अलग अलग वर्गों में भारतीय खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों की तरफ। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें, IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। 4 और निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके साथ चारों अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें अब तक IBC 24 की खबर के असर के बाद 28 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। अस्पताल अग्निकांड में नगर निगम अधिकारी पर भी कार्रवाई हुई है। नगर निगम के उपयंत्री अक्षय सरावगी को भी सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही संभाग यंत्री शैलेंद्र गौरव भी हटा दिए गए हैं। निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गलत जानकारी से ये नक्शा जारी किया गया था और ये फायर प्लान भी तभी इन्हें जारी किया गया था, इसलिए अब इसकी गाज नगर निगम के 2 अधिकारियों पर भी गिरी है। तो IBC 24 की खबर का असर, हमने आपको जानकारी दी थी कि पहले चरण में 12 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हुए थे और उसके 1 दिन बाद फिर 12 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हुए और कल देर शाम ये खबर आई है कि 4 और प्राइवेट अस्पतालों पर गाज गिरी है और इन चारों ही अस्पतालों पर रोक लगा दी गई है कि अब इन अस्पतालों में कोई भी नए मर्जी भर्ती नहीं होंगे। अब तक 28 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो गए हैं और इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। इन्होंने गलत नक्शा जारी कर दिया था, गलत जानकारी देते हुए और उसके साथ ही NOC को भी लेकर के यहाँ पर लापरवाही बरती गई थी। तो ऐसे में उपयंत्री अक्षय सरावगी पर गाज गिरी है और शैलेंद्र गौरव को भी हटा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है विजेंद्र पांडे। विजेंद्र, एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहले 24 और अब 4 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हुए। आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी क्या? जाहिर सी बात है, क्योंकि आकांक्षा लगातार हमने अपनी खबरों में भी दिखाया और ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि आखिर जो चीजें स्पष्ट है कि यदि प्रावधानों का पालन अस्पतालों की ओर से नहीं किया जा रहा तो आखिर ऐसे अस्पतालों को संचालन की अनुमति कैसे दी जा रही है। और यही इसी गलती का खामियाजा जो है 8 जानों ने भुगता, 8 परिवारों ने भुगता कि न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जिस तरह से अग्निकांड हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई और यदि उस अस्पताल के पहले जांच कर ली जाती तो संभवतः ये हादसा नहीं होता। इन खबरों को दिखाए जाने के बाद हम कहें कि अग्निकांड के बाद 8 जाने के बाद तमाम जो प्रशासन है वो हरकत में आया और लगातार तमाम अस्पतालों की जबलपुर में 136 अस्पताल हैं, उनकी जांच की जा रही है। पहले 12, फिर 12 और अब 4 और अस्पतालों की, इस तरह से 28 अस्पतालों के लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ नए मरीजों की भर्ती करने पर रोक भी लगा दी गई है और ये कार्रवाई सतत तौर पर आगे जारी रखने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इन अस्पतालों को लाइसेंस जारी करने में कोताही करने वाले 2 अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। देखना होगा कि किस तरह से ये कार्रवाई आगे लगातार चलती है, लेकिन आकांक्षा इतना साफ है कि यदि स्वास्थ्य विभाग का अमला, जिला प्रशासन का अमला पहले ही देख समझ कर काम करता, लाइसेंस देने से पहले ये जांच लेता कि जिन
शर्तों पर लाइसेंस दिया जा रहा है उसका पालन अस्पताल कितना कर रहे हैं। तो संभवतः न्यू लाइफ अस्पताल में हुआ अग्निकांड और उसमें हुए 8 लोगों की मौत का मामला जो है वो बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल विजेंद्र, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। जबलपुर अस्पताल हादसे के बाद अब राजधानी भोपाल में भी अस्पतालों की जांच पड़ताल की सिलसिला की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की निगरानी टीमों ने पिछले 2 दिनों में शहर के कई अस्पतालों में जाकर फायर सेफ्टी से लेकर तमाम तरह की जांच की, जिसके बाद 2 अस्पतालों में फायर सेफ्टी के तय मापदंड न पाए जाने पर नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, मंगलवार के एनटीआर अस्पताल और डॉल्फिन चिल्ड्रन अस्पताल की फायर एनओसी को रद्द कर दिया गया। वहीं एसएमएचओ ने निर्देश दिए हैं कि दोनों अस्पतालों में अब नए मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे और जो मरीज पहले से यहां भर्ती हैं उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। साथ ही 1 महीने के अंदर अस्पतालों को व्यवस्थाओं को ठीक कर फिर से फायर एनओसी लेने की बात कही गई है। मामले में सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश के हर एक निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह सुनिश्चित किया गया है कि हम पूरी तरह से हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स का पालन अस्पतालों में करवाएं। पहले भी ये निर्देश थे, पर उसकी भौतिक सत्यापन के लिए एक वृहद कार्य योजना बनी है और इंस्पेक्शन निगरानी हो रही है और ये सुनिश्चित किया गया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बढ़ते आगे, रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसईसीआर की 68 ट्रेनें फिर से रद्द हो गई है। आज से 16 अगस्त तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कन्हान रेलवे स्टेशन में काम चल रहा है, रीटा स्टील साइडिंग का काम चल रहा है और इस कारण रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। रद्द ट्रेनों में कई एक्सप्रेस ट्रेनें और मेमू पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल है। ऐसे में फेस्टिव सीजन, रक्षाबंधन का त्योहार, 15 अगस्त, लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं और एसईसीआर ने एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। 68 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया गया है। अलग अलग दिनों में अलग अलग कारणों के चलते ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। आज से 16 अगस्त तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, कन्हान रेलवे स्टेशन पर इस वक्त काम चल रहा है और नॉन इंटरलॉकिंग के साथ ही कई दूसरे अलग अलग काम चल रहे हैं, जिसके कारण जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से, जो इस वक्त बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है एसईसीआर ने। राहत तो नहीं दी गई, माना यही जा रहा था कि अब रक्षाबंधन का त्योहार है, एक के बाद एक त्योहार शुरू हो जाएंगे तो शायद एसईसीआर कुछ राहत देगा, लेकिन एक बार फिर मुसीबत बढ़ गई है। क्या कारण इस बार और किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था अब करना होगा यात्रियों को? देखिए, निश्चित तौर पर रेलवे ने एक बड़ा झटका यहाँ पर रेल यात्रियों को दिया है और जिस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था की आप बात कर रही थी, निश्चित तौर पर क्योंकि रेलवे का जो आदेश आया है वो महज 24 घंटे पहले आया है। मतलब साफ है, आज से लोगों ने यहाँ पर अपना यात्रा का प्लान किया हुआ था, टिकट बुक कराया हुआ था, पहले से सबकी जो यात्रा थी वो शेड्यूल थी। लेकिन रेलवे का जिस तरह से आदेश आता है, महज 24 घंटे पहले एक आदेश आता है और 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। मतलब स्थिति को समझा जा सकता है कि जिन रेल यात्रियों ने एक हफ्ते 1 महीने पहले यहाँ पर रिजर्वेशन कराया था, अब अचानक से अगर उनको अपना यात्रा रद्द करना पड़ता है, उनकी ट्रेनें अगर कैंसिल हो जाती हैं, तो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था वो क्या कुछ स्थिति निर्मित होगी, वो कैसे अपना यात्रा जो है वो कर पाएंगे। क्योंकि अब स्थिति ऐसी नहीं बनती है कि 24 घंटे इससे पहले अगर ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है और जो रेल यात्री हैं वो दूसरी किसी सुविधा से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं रेल यात्रियों को यहाँ पर सीधे तौर पर परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि 68 ट्रेनें रद्द हैं और अगर बात करें तो 6 तारीख से 16 तारीख तक ये ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। मतलब एक बड़ा लंबा समय है यहाँ पर जब तक ये ट्रेनें यहाँ पर रद्द रहेंगी। हालांकि इस बार जिस तरह से कारण बताया गया है, नागपुर रेल मंडल के जो कान्हान रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आधुनिकीकरण का काम होना है। इसके साथ ही रीटा स्टील साइडिंग है, यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम होना है, जिसके लिए इन तमाम ट्रेनों को रद्द किया गया है। और जो इन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें अगर बात करें तो चारों दिशाओं में जो चलने वाली ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस
ट्रेनें, मेल ट्रेनें, मेमू पैसेंजर ट्रेनें, तमाम ऐसी ट्रेनें यहाँ पर शामिल हैं जिनको रद्द किया गया है। मतलब जो रेल यात्री हैं कहीं ना कहीं अब उनको परेशान यहाँ पर होना पड़ेगा। त्योहारी सीजन है, 15 अगस्त, रक्षाबंधन, और एक बड़ी यहाँ पर रेलवे की तरफ से चूक अगर हम कहें तो प्लानिंग बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया जाता है, अगर पहले से प्री प्लानिंग अगर रेलवे करे, 1 महीने पहले, 15 दिन, 20 दिन पहले अगर रेलवे निर्धारित करे कि ट्रेनों को कैंसिल करना है, ट्रेनों को रद्द करना है, तो यात्री जो हैं वो अपना यात्रा का प्लान यहाँ पर बदल सकते हैं। लेकिन रेलवे बिल्कुल ऐसा मौका रेल यात्रियों को नहीं दे रहा है। पिछले बार भी जिस तरह से यहाँ पर ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था, महज 24 घंटे 48 घंटे पहले ट्रेनों को अचानक से रद्द कर दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो रेल यात्री हैं वो खासे परेशान होते हैं। अभी जिस तरह से स्थिति है, त्योहार का सीजन है, किसी को परीक्षा के लिए जाना है, किसी को तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। बिल्कुल जितेंद्र, ये मरम्मत का कार्य, सुधार कार्य अचानक से तो रेलवे के पास आता नहीं होगा, पहले से ही पूरी प्लानिंग होती होगी कि कहां पर उन्हें इंटरलॉकिंग करनी है या फिर साइडिंग देनी है। ऐसे में अचानक से ये बताना कि आपकी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 24 घंटे का भी वक्त नहीं मिल पाता है, समझा जा सकता है कि जानबूझकर रेल यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। देखते हैं आगे अब क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार रद्द होने का सिलसिला जारी है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए जितेंद्र। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आईटी की रेड की अपडेट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मारुति फेरस और ग्रेविटी फेरस प्राइवेट लिमिटेड के 26 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, जबकि 21 ठिकानों पर कार्रवाई खत्म हो चुकी है। कार्रवाई के चौथे दिन शुक्रवार को सभी 16 बैंक लॉकर खोले गए। इनमें से सिर्फ 2 लॉकर में 36 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा कार्रवाई में मिले 5 करोड़ कीमत के गहनों में से करीब 1 करोड़ कीमत के सोने के गहने जब्त किए गए हैं। साथ ही 9 करोड़ 44 लाख रुपए की एफडी के दस्तावेज बरामद हुए, जो मारुति फेरस कंपनी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी के हैं, जो अनअकाउंटेड पैसों से लिए गए हैं। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान अब तक 2 करोड़ 5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। आईटी का दावा है कि अब तक की कार्रवाई में मिले दस्तावेजों और कानूनी लेन देन के दस्तावेजों की जांच में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है और उसके बाद ही टैक्स चोरी का खुलासा हो पाएगा। आईटी सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों ग्रुप से मिले दस्तावेजों के आधार पर करीब कुल 225 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। ये पूरी कार्रवाई डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में संचालित हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में फॉरेन ओरिजिन गोल्ड स्मगलिंग के अवैध धंधे पर ईडी ने शिकंजा कसा है। इस गोरख धंधे के सिंडिकेट संचालित होने की मिली शिकायत के बाद ईडी ने 5 संस्थानों पर कुल 15 ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें राजनांदगांव के मोहनी ज्वेलर्स, दुर्ग के नवकार ज्वेलर्स, रायपुर के सुमित ज्वेलर्स के ठिकानों समेत इनके सहयोगी संस्थानों पर दबिश दी गई। कार्रवाई के पहले दिन भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर है। हालांकि कैश कितना मिला है, अभी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस कार्रवाई में ईडी की नागपुर सब जोनल और रायपुर के जोनल ऑफिस के साथ ही दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर के करीब 20 से 22 अधिकारियों की टीम शामिल है, जिसे ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं। साथ ही सिक्योरिटी के लिए करीब 30 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। ईडी ने इस कार्रवाई में ज्वेलर्स के अलावा 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेंद्र कोठारी और एस कोठारी को भी जांच के दायरे में लिया है। बताया जा रहा है कि मई 2021 में डीआरआई ने राजनांदगांव में मोहनी ज्वेलर्स के मालिक जसराज शांतिलाल बैद और दुर्ग के नवकार ज्वेलर्स के मालिक प्रकाश सांखला के ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें 4.5 टन चांदी और करीब 42 करोड़ कीमत के करीब 4.5 किलो सोने की बुलियन स्मगलिंग किए गए सोने की बिक्री से हासिल हुआ करीब 32,35,000 अनअकाउंटेड कैश बरामद किया गया था। इस दौरान डीआरआई ने कहा था कि दोनों संस्थानों की ओर से फॉरेन ओरिजिन गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट संचालित होने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए और फेमा एक्ट के तहत यह कार्रवाई शुरू की। तो अब छत्तीसगढ़ में भी ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की टीम ने प्रदेश के कई जिलों में दबिश दी। इस बार ईडी की टीम ने कई व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की रेड के बाद अब ईडी भी छापेमार कार्रवाई कर रही है। टीम ने रायपुर में कुछ ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारियों के यहाँ दबिश दी। इसके अलावा दुर्ग में भी एक ज्वेलर्स और सीए के घर छापा पड़ा। वहीं दुर्ग राजनांदगांव में टीम ने ज्वेलर समेत टेक्सटाइल और अन्य कई ठिकानों पर रेड डाली। टीम ने वहां से अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। 2 दिन पहले आयकर विभाग की टीम ने भी छत्तीसगढ़ में दबिश दी थी। इधर ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना चाहती है।
साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है और जिनके खिलाफ हुई है और ये जो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वहीं भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार भी किया। सवाल इस बात का है, यदि आप पाक साफ हैं, आपके सारे काम सही हैं, तो ईडी से और सीबीडीटी से डरने की जरूरत क्या पड़ जाती है। बहरहाल देश में ईडी पिछले कुछ महीनों से ज्यादा ही सक्रिय है, जिस पर विपक्ष ईडी और केंद्र सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। महासमुंद जिले के टेमरी नाका में एक कार से भारी मात्रा में सोने के आभूषण मिले हैं। ये कार ओडिशा से आ रही थी, जिसमें 2 लोग सवार थे। ये लोग इन आभूषणों के कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस ने 17,041 नग गहने जब्त किए हैं। इनकी कीमत 17,41,100 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी मनप्रीत सिंह पंजाब और वजूद्दीन रायपुर का रहने वाला है। ये लोग अमृतसर से सोने के आभूषण लेकर उड़ीसा में बेचते हुए वापस रायपुर आ रहे थे। भानुप्रतापपुर के आमाबेड़ा क्षेत्र के जंगल इलाके में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान डीआरजी के जवानों ने नक्सली कैंपों को ध्वस्त कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ की पुष्टि कांकेर के एसपी शलभ सिन्हा ने की है। उन्होंने बताया कि जवानों ने एक नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया है और इस दौरान भारी मात्रा में मौके से नक्सल सामग्री भी बरामद किया गया है। वहीं जवानों का दल अब तक जंगल से बाहर नहीं आया है। इधर बारिश में जंगल को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाले नक्सलियों की रणनीति पूरी तरह फेल साबित हुई। सुरक्षा बलों की दखल जंगलों में होने से नक्सली अपने लिए महफूज ठिकाना नहीं खोज पा रहे हैं। छत्तीसगढ़िया लोकगीतों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाला एक गायक एक ऐसा गुनाह कर बैठा जिसने उसे सलाखों के पीछे लापटका। पहले तो उसने ट्रैक्टर चोरी की, फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर उसने अपनी जगह किसी और को जेल भिजवा दिया। लेकिन जुर्म का राज जब खुलने को आया तो उसने खून से हाथ भी रंग लिए। पुलिस गिरफ्त में खड़ा यह शख्स गोपेलाल गेंदले है, जिसकी पहचान आज से पहले लोकप्रिय लोक गायक के रूप में थी, लेकिन अब इसके माथे पर कातिल होने की मुहर लग गई है। मुंगेली जिले के जरहा गांव इलाके में धर्मपुरा से दशरंगपुर के बीच नेशनल हाईवे पर 21 जुलाई को एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान हरिहरपुर निवासी 35 साल के राजकुमार पात्रे के रूप में हुई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि राजकुमार पात्रे पिछले दिनों ही जेल से छूटा था। पुलिस ने जब मौका वारदात वाले लोकेशन पर एक्टिव मोबाइल की डिटेल खंगाली तो उसकी जांच इस लोक गायक गोपेलाल गेंदले पर आकर रुक गई। पुलिस हिरासत में आते ही गोपेलाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि 6 महीने पहले उसने चोरी का एक ट्रैक्टर खरीदा था। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो उसकी जगह राजकुमार ने चोरी का जुर्म कबूल कर लिया। इसके लिए गोपेलाल और राजकुमार में ये डील हुई थी कि जैसे ही राजकुमार जेल से बाहर आएगा, गोपेलाल उसे नकदी रकम के साथ एक नई बाइक भी दिलाएगा। जब राजकुमार को डील के मुताबिक रुपए और बाइक नहीं मिले तो विवाद बढ़ने लगा। इसी विवाद को खत्म करने के लिए गोपेलाल ने 20 जुलाई की रात उसे नेशनल हाईवे पर बुलाया था। गोपेलाल अपने 2 दोस्तों देवचरण और मनीष अनंत के साथ वहां पहुंचा था। तीनों ने मिलकर राजकुमार को पहले शराब पिलाई और फिर गोपेलाल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो मनीष अनंत और गोपेलाल गेंदले के द्वारा राजकुमार पात्रे के साथ विवाद करते हुए हाथापाई शुरू की गई और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गोपेलाल गेंदले की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरा आरोपी मनीष अनंत अभी तक फरार चल रहा है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। चोरी के बाद पुलिस की आंख में धूल झोंक कर की गई सीनाजोरी में जिंदगी छीन लेने जैसा जुर्म हुआ और अब लोक गायक अपने गुनाहों के गीत गाकर पश्चाताप करते उम्र गुजारेगा। सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। इंदौर के एमजीएम कॉलेज में रैगिंग के मामले में पुलिस अब तक 5 जूनियर छात्रों के बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि रैगिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब छात्र जांच से परेशान होने लगे हैं और आवेदन देकर कार्रवाई न करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि छात्रों के आवेदन से पहले मेडिकल कॉलेज ने डीन ने ही FIR कराई थी। इस कारण मामले में सोशल मीडिया पर चल रहे रैगिंग के वीडियो के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है।
रीवा के त्योथर में मैनेजर की लापरवाही की वजह से हजारों टन अनाज खराब हो गया। दरअसल घुमा गांव के वेयर हाउस में रखा 20,000 मीट्रिक टन गेहूं और धान मैनेजर की लापरवाही से खराब हो गया है। बता दें कि वेयर हाउस में 60,000 मीट्रिक टन अनाज रखने की व्यवस्था है, लेकिन उचित रखरखाव न होने की वजह से यह अनाज खराब हो गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद रीवा कलेक्टर ने मामले में जांच टीम का गठन किया है। वहीं अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर को यहाँ से निरीक्षण के लिए हम लोग भेज रहे हैं और इसके अनुसार जो जिम्मेदार लोग होंगे जिनकी वजह से ये खराबी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई, जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिन के दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली पहुंचते ही सीएम किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ ही पार्टी के सांसदों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इन सभी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे नेताओं का गुनाह बस इतना है कि उन्होंने कह दिया कि बहुत हुई महंगाई की मार। पखाजूर के कोयलीबेड़ा विकास खंड के हरिदासपुर ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए केवल एक शिक्षक है, जिनकी इन दिनों तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर से शिक्षक को अन्य सरकारी काम भी करने पड़ते हैं। हालांकि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिक्षक की मांग की गई है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों के कानों तले जू नहीं रेंग रही है। वहीं स्कूल की इमारत भी पूरी तरह से जर्जर है। ऐसे में स्कूल की इस खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए गाँव के लोग समय मिलने पर बच्चों को पढ़ाने के लिए चले आते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में 40 से 50 बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए लंबे समय से शिक्षक की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अकेले हूँ और बच्चा 43 है, तो डाक बनाना, दूसरा बच्चों को देखभाल करना, पढ़ाना, इसमें समस्या बहुत हो रहा है। तो अधिकारी को इस पर जानकारी दिए थे? अधिकारी को प्रस्ताव भेज दे। एक शासकीय प्राथमिक शाला के व्यासन में हरिदासपुर। यहाँ पे शिक्षक कितना है? शिक्षक एक ही है। आप? मैं तो बस ऐसे पढ़ाने आ जाता हूँ। पढ़ाने के कितना मिल जाता है? ऐसे ही आ जाता हूँ बस। बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश सरकार ने खंडवा का गौरव दिवस मनाया, जिसका समापन शुक्रवार रात किशोर भवन में आयोजित हुए हिंदू और निमाड़ी कवि सम्मेलन के बाद हुआ। इस कवि सम्मेलन में खंडवा के स्थानीय साहित्य प्रतिभाओं ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन में वीर रस, श्रृंगार रस और हास्य रस के कवियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही निमाड़ी बोली के कवियों ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कार्यक्रम में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी विवेक सिंह के साथ ही कई विभागों के आला अधिकारी और खंडवा के काव्य प्रेमी शामिल हुए। असो प्यारो छे अपनो निमाड़, प्रेम प्यार की बोली बोला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।